कर लेते हैं। हरियाणा चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, वो आपको सुनवाते हैं। हरियाणा चुनाव आयोग तब से कुछ ही देर में तारीखों का ऐलान कर सकते हैं। तारीखों का इंतजार है और ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर के जो इंतजार किया जा रहा है और प्रदेश की जनता इंतजार में है कि कब निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, क्योंकि तैयारियां लगभग सभी दलों की तरफ से, उम्मीदवारों की तरफ से भी ग्राउंड पर की जा रही हैं और काफी लंबे समय से उम्मीद है कि आज तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा, क्योंकि जनवरी में भी पहले हफ्ते में बताया जा रहा था कि तारीखों का ऐलान हो जाएगा। 2 फेज में चुनाव करवाए जाने की बात उस वक्त चल रही थी, लेकिन अब संभावनाएं हैं कि एक ही चरण में जहां पर चुनाव होना है स्थानीय निकायों में, एक ही चरण में चुनाव हो जाएगा। और इसी को लेकर के चुनाव आयोग की तरफ से, हरियाणा चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां की गई हैं, जिसको लेकर के अब से कुछ ही देर बाद जानकारी देते हुए नजर आएंगे चुनाव आयुक्त धनपत सिंह। और हरियाणा निकाय चुनाव के ऐलान को लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस माना जा रहा है कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों का ऐलान किया जाएगा। हरियाणा चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां पूरी हैं और अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। निकाय चुनाव को लेकर के तारीख अब से कुछ ही देर में माना जा रहा है कि साफ हो जाएगी। और चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर के तारीखों का ऐलान संभव है। चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कर दी गई है। हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, निकाय चुनाव की तारीख अब से कुछ ही देर में साफ हो जाएगी। हरियाणा में गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद समेत 8 ऐसे नगर निगम जहां पर चुनाव होना है, स्थानीय निकाय का चुनाव होना है और नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, इन जिन जिन क्षेत्रों में चुनाव होना है उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। निकाय चुनाव की तारीख साफ हो जाएगी आज, ऐसा माना जा रहा है। हरियाणा में चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्योंकि हरियाणा निकाय चुनाव होना है। 8 ऐसे नगर निगम जहां पर चुनाव होना है और नगर निगमों के अलावा नगर परिषद और नगर पालिकाएं, तो इन शहरों में शहरी चुनाव होना है, स्थानीय निकाय चुनाव होना है, जिसको लेकर के लगातार तैयारियां भी की जा रही हैं। हरियाणा चुनाव आयोग की तरफ से लगभग तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से पूरी कर ली गई थी पिछले काफी समय पहले ही, लेकिन उम्मीद थी जनवरी के पहले हफ्ते में यह कहा जा रहा था कि चुनावों की घोषणा की जा सकती है, लेकिन दिल्ली में चुनाव की वजह से हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव टाले गए और अब फरवरी में आज ये माना जा रहा है कि आज तारीखों का ऐलान हो जाएगा और फरवरी में ही चुनाव हरियाणा में हो जाएंगे, स्थानीय निकाय चुनाव। चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर की जा रही है। हरियाणा निकाय चुनाव का ऐलान आज कर दिया जाएगा, ये माना जा रहा है। हरियाणा निकाय चुनाव का ऐलान जल्द ही संभव है। आज ये माना जा रहा है कि आज चुनाव आयोग की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है इसमें तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर के। हरियाणा में जो स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं उसको लेकर के तैयारियां काफी पहले से चल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी भी लगातार बैठकें कर रही है और तमाम दूसरे दलों की तरफ से भी अपनी अपनी तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। इसके साथ साथ जो
बाई इलेक्शंस हैं, 2 मेयर के तो मैंने बता ही दिया आपको, सोनीपत और अम्बाला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के। जो म्यूनिसिपल काउंसिल सोहना के प्रेसिडेंट का भी उपचुनाव इसमें होना है, सिर्फ प्रेसिडेंट का उपचुनाव है। और इसी प्रकार जो जींद जिले में म्यूनिसिपल कमेटी है सफीद, इसके वार्ड नंबर 14 का मेंबर का चुनाव होना है। असंध में प्रेसिडेंट का चुनाव होना है करनाल जिले में। करावड़ी में वार्ड नंबर 5 का चुनाव होना है मेंबर का। कुरुक्षेत्र में इस्माइलाबाद प्रेसिडेंट का चुनाव होना है और लाडवा में वार्ड नंबर 11 के मेंबर का चुनाव होना है। तो ये जो जनरल इलेक्शंस और बाई इलेक्शंस हम करवाने जा रहे हैं उनकी सूची है। अब जो कुल नगर निकाय की अगर बात करें तो 11 नगर निगम है और नगर पालिकाएं 55 हैं, नगर परिषद 23 हैं। इनमें से 34 निकायों में चुनाव होना है। 8 नगर निगम, नगर पालिकाएं ऐसे 22 हैं, नगर परिषद ऐसे 4 हैं जहां पर चुनाव होना है। उसी को लेकर के तारीखों का ऐलान किया जा रहा है। हरियाणा के चुनाव आयुक्त बता रहे हैं कि कहां कहां पर उपचुनाव होना है, वो उसके बारे में भी की सूची है। अब जो कार्यक्रम है उस पर हम आते हैं। फॉर्मल नोटिस इसका जो सभी संबंधित जिला उपायुक्त हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, वो कल 5/2/2025 को इसकी फॉर्मल नोटिस लगाएंगे अपनी वेबसाइट पे और अपने ऑफिसेज में। 5/2/2025 को वेडनेसडे को। और पानीपत को छोड़ के बाकी जगह जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया वो 11/2/2025 ट्यूसडे से शुरू होगी और 17/2/2025 5 दिन नॉमिनेशन रहेगा वर्किंग डेज में, 11 बजे से 3 बजे तक। 12/2/2025 को संत श्री गुरु रविदास जी, फिर 19/2 को ही 3 बजे सिंबल्स अलॉटमेंट हो गए, जो अंत में जो चुनाव प्रक्रिया में लोग शामिल होना चाहते हैं उनके लिए 19th को ही। और 19 को ही फिर जो पोलिंग स्टेशंस हैं उनकी लिस्ट पोस्ट कर दी जाएगी और उसके बाद फिर उनके पास जो कैंपेनिंग का टाइम रहेगा। तो आपने सुना, पानीपत को छोड़ करके 11 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सभी जगहों पर 8 निगम, 26 नगर परिषद और पालिकाओं में चुनाव होना है। उसको लेकर के ये घोषणा की जा रही है, कार्यक्रम की घोषणा की गई है। हरियाणा के चुनाव 19 को तारीख, तो इसलिए उनका 21/2/2025 से जो 27/2025 छुट्टियां में नहीं होगा। बाकी 5 दिन 11 बजे से 3 बजे तक नॉमिनेशन फाइल किए जा सकेंगे। पानीपत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 28/2/2025 को 11:30 ऑनवर्ड्स जो रिटर्निंग ऑफिसर होंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पानीपत के, वो स्क्रूटनी करेंगे, जांच करेंगे नॉमिनेशन पेपर्स की। और जो जांच के बाद जो उपयुक्त पाए गए, जो वैध पाए गए, उनमें से यदि कोई अगर विड्रॉ करना चाहे 1 मार्च 2025 को विड्रॉ कर सके बजे तक। और फिर उसी दिन जो है सिंबल अलॉट किए जाएंगे 3 बजे के बाद। और 1 मार्च को ही 3 बजे के बाद जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स होंगे पानीपत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, उनकी लिस्ट लगाई जाएगी। उसी दिन पोलिंग स्टेशंस की लिस्ट भी लगाई जाएगी और 9 मार्च 2025 को पोल होगा। तो 1 मार्च से लेके 7 मार्च तक उनके पास समय रहेगा कैनवेसिंग का, पब्लिक मीटिंग वगैरह के मार्फत। 8 मार्च को नॉन कन्वेसिंग डे रहेगा, डोर टू डोर जा सकते हैं, पब्लिक मीटिंग वगैरह नहीं कर पाएंगे। अगर रीपोल कोई आवश्यक हुआ पानीपत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, वो 11/3 को होगा। और काउंटिंग सभी की, जो पहले 8 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पहले 7 जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, 2 बाई इलेक्शन है और 4 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और 21 म्युनिसिपल कमेटी और पानीपत की, सबकी मिला के 12 मार्च को होगी 8 बजे ऑनवर्ड्स। और रिजल्ट
कर दिए जाए संबंधित आरोप। तो ये कार्यक्रम है। अलावा जो चीजें आप लाना चाहता हूँ, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जैसा कि आपको आती है, अभी अनाउंस हम कर रहे हैं। इस समय से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा राज्य में, लेकिन उन्हीं एरिया में होगा जो उसका जुरिडिक्शन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करनाल का जो एरिया में लागू होगा। चुनाव से संबंधित जो भी कर्मचारी होंगे उनकी बदली नहीं की जा सकेगी, और जो चुनाव में जा रहे उसके किसी भी एम्प्लॉय या किसी अधिकारी का ट्रांसफर इन दिनों में नहीं होगा। अगर कोई आवश्यक हुआ, बहुत पब्लिक कमेटी की परमिशन के बाद ही ऐसा हो सकेगा। संस्थाओं में इन दिनों में नए काम की घोषणा नहीं होगी, कोई नींव पत्थर नहीं रखा जाएगा, कोई उसका उद्घाटन वगैरह नहीं होगा, लेकिन जो रूटीन है या जो काम पहले से डेवलपमेंट के काम है या जो प्रोजेक्ट पहले से चल रहे हैं या बाकी जो रूटीन के काम साफ सफाई और जो भी है चलते रहेंगे, उनमें कोई बात नहीं आएगी। जहाँ तक एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात है, आपको पता है वर्ष 2016 में राज्य सरकार ने कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैंडिडेट्स के लिए पहली बार हरियाणा मेयर जो कॉर्पोरेशन के हैं उनके लिए जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 10वीं पास है, विमेन और एससी कैंडिडेट के लिए 8वीं पास है, एससी विमेन के लिए भी 8वीं पास है। मेंबर जो कॉर्पोरेशन है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उनके लिए भी 10th है, और विमेन या कैंडिडेट या एससी विमेन या एससी कैंडिडेट के कैटेगरी के, और विमेन 5th पास मेंबर। इसी तरह प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी के लिए अनरिजर्व 10th पास है, विमेन के लिए 8th पास है, और एससी विमेन के लिए प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी के लिए 8th पास है। मेंबर म्युनिसिपल काउंसिल या कमेटी है, अनरिजर्व सीट के लिए 10वीं पास है, विमेन या एससी कैंडिडेट के लिए 8वीं पास है, और एससी विमेन कैंडिडेट के लिए 5वीं कक्षा पास अनिवार्य है। थोड़ी सी हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट खर्चे लिमिट भी हमने बढ़ाई है। तो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट इस प्रकार रहेंगे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर के लिए 10,000 रुपये, मेंबर के लिए 3,000 रुपये, और अगर कोई कैंडिडेट कॉर्पोरेशन के मेयर के लिए कोई कैंडिडेट एससी कैटेगरी बैकवर्ड क्लासेस या 5,000 सिक्योरिटी क्लासेस डेटा उसके लिए 15,000। प्रकार जो प्रेसिडेंट म्युनिसिपल काउंसिल के लिए वो 3,000 रुपये रहेगी, मेंबर के लिए 2,000, जो एससी के प्रेसिडेंट उन कैटेगरीज म्युनिसिपल रुपये, अनारक्षित उस 1,000, अगर एस BCA BCB या विमेन कैंडिडेट है तो 1,000 रुपये, और के लिए और मेंबर के लिए 500 रुपये रहेगी तीन कैटेगरीज की। एक्सपेंडिचर लिमिट का जहां तक सवाल है, के लिए पहले ये खर्च 25 लाख रुपए 30 लाख गया है, मेंबर लाख किया गया है। के लिए पहले खर्च सीमा 16 लाख रुपए थी जिसको बढ़ाकर 20 लाख किया गया है, और मेंबर के लिए 3.5 लाख से 4.5 लाख किया गया है। म्युनिसिपल कमेटी में 10.5 लाख रुपए थी प्रेसिडेंट के लिए खर्चे की सीमा, वो 12.5 लाख की गई है,
और मेंबर के लिए 2.5 लाख जो थी उसको 3 लाख किया गया है। सभी कैंडिडेट्स चाहे वो जीते या हारे, जो भी चुनाव में भाग ले रहे हैं उनको अपना लेखा जोखा खर्चे का रखना पड़ेगा, डेट ऑफ नॉमिनेशन से लेके और रिजल्ट डिक्लेरेशन तक, और उसको 30 दिन के बाद उसको डिप्टी कमिश्नर के यहाँ पे वो जमा कराना होगा। अगर कोई नहीं करवाता तो जो आज के दिन जो कानून है, जो रूल्स हैं, उसके मुताबिक उनको 5 साल तक के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है चुनाव लड़ने के लिए। इसी तरह से चूंकि आपको पता है राजनीति में कई बार कुछ लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड के भी आना चाह रहे होते हैं, तो उन पे वैसे तो कोई रोक नहीं लगाई जा सकती जब तक कि उनको कोई 3 साल से ज्यादा की सजा ना हुई हो, लेकिन उनको जनता को ये पता हो कि वो किसको वोट देने जा रहे हैं। तो क्रिमिनल केसेस की डिटेल्स, अगर किसी कैंडिडेट के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है तो वो उनको देनी होगी। उसका पूरा विवरण हमने इसमें दिया हुआ है कि एक तो उनको डिक्लेरेशन पब्लिश करनी होगी, 2 न्यूज़पेपर जो जिस कमेटी या जिस काउंसिल या जिस कॉरपोरेशन में वो चुनाव में भाग ले रहे हैं वहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी में जो 2 न्यूज़पेपर्स प्रचलित हों उनमें डिक्लेरेशन देनी होगी कि भी मेरे खिलाफ ये फलां सेक्शंस में केस दर्ज है या क्या स्टेज है, चार्जशीट फ्रेम हो गई है वगैरह वगैरह। उनको लोकल टीवी चैनल या केबल नेटवर्क पे भी 3 डिफरेंट डेट्स में ये इनका सूचना देनी पड़ेगी, प्रकाशित करना पड़ेगा जनता की जो वोटर हैं उनकी सूचना के लिए। और इस बारे में जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट C2 में डायरेक्शन देगा कि भाई आपने ये चीज़ें इसमें करवानी है, ताकि कोई ये ना कहे कि हमें इसके बारे में ज्ञात नहीं था। पॉलिटिकल पार्टी का अगर कैंडिडेट है, अगर वो चाहे वो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी हो या रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी हो, उनको रिटर्निंग ऑफिसर को ये भी बताना होगा कि मैंने अपनी जो राजनीतिक संबद्ध राजनीतिक दल है उसको भी इस बारे में सूचना दे दी है। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, पहले भी जो इलेक्शन हुए थे इससे पिछले वाले, वो भी मेयर और प्रेसिडेंट के लिए डायरेक्ट इलेक्शन हुए थे। इस बार भी जैसे मान लीजिए रोहतक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है तो पूरे जो वार्ड के लोग हैं वो मेयर को चुनेंगे डायरेक्ट। इसी तरह से प्रेसिडेंट मान लीजिए असंध का है तो पूरे असंध म्यूनसिपल कमेटी जो है उसके वार्ड मेंबर्स सभी सारे जो वोटर्स हैं सभी वार्ड्स के वो प्रेसिडेंट को चुनेंगे। वार्ड मेंबर जो है वो संबंधित वार्ड के मतदाता चुनेंगे। कोई भी व्यक्ति जिस म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या काउंसिल या कमेटी है उसमें कहीं पे भी मतदाता के रूप में अगर रजिस्टर्ड है, वोटर लिस्ट में उसका नाम है, तो वो चुनाव लड़ सकता है, वो चुनाव लड़ सकता है। सर, ये जो क्रिमिनल केसेस वाली आप बोल रहे हैं, हाँ जी, इज इट हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम कि उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा? नहीं, लास्ट टाइम भी था इस तरह का जी। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं एक्चुअली। लास्ट टाइम नहीं कर सकते। हाँ सर, सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट गाइडलाइंस भी कुछ आई है। हाँ, अच्छा, इस सारे काम आप समझ सकते हैं कि 8 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस के जनरल इलेक्शंस, 2 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस के मेयर के इलेक्शन, 21 म्यूनसिपल कमेटीज और 4 म्यूनसिपल काउंसिल्स प्लस कुछ जो उपचुनाव हैं, इन सब में बहुत सारे स्टाफ की आवश्यकता होगी। लगभग 25,000 पोलिंग पर्सनल इसमें हमें जो बैकडोर जो बैक एंड पे काम करेंगे, जो एक्चुअल पोलिंग ड्यूटी पे होंगे, जो काउंटिंग में होंगे, वो सब मिला के रहेंगे, जिसमें RO, ARO, सुपरवाइजरी स्टाफ, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर और बाकी स्टाफ होंगे। पुलिस प्रबंध जो है उसके लिए होम सेक्रेटरी और DGP से अनुरोध कर दिया गया है कि भी पुलिस की बाकायदा, इनफैक्ट हमने काफ़ी समय पहले से ही कह दिया था कि पूर्व सूचना इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस गैदर करें और जिनके खिलाफ कोई आर्म्स एक्ट वगैरह में केस है या जो भगोड़े हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स वगैरह हैं, उनको राउंड अप करने की कार्रवाई करें। तो ऑलरेडी उनसे तालमेल है गृह विभाग से, और जो सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव बूथ्स होंगे वहाँ पर एक्स्ट्रा पुलिस पर्सनल की भी व्यवस्था की जाएगी। इस सारे कार्य में लगभग 10,000 EVMs की हमें आवश्यकता होगी, क्योंकि तकरीबन 4500
समथिंग हमारे पोलिंग बूथ्स हैं, और एक प्रेसिडेंट के लिए और एक मेंबर के लिए, या एक मेयर के लिए एक मेंबर के लिए दो ईवीएम्स कम से कम होंगी। अगर 15 से अधिक कैंडिडेट हो जाते हैं तो फिर जो बैलेटिंग यूनिट है वो सेकंड लगती है उसमें। बैलेट पेपर्स मेयर और प्रेसिडेंट के लिए पिंक कलर का होगा, उस पर ब्लैक इंक से प्रिंटिंग होगी, और मेंबर्स के लिए वाइट कलर का होगा जिस पे ब्लैक इंक से प्रिंटिंग होगी। जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट है उनके फोटोग्राफ्स भी बैलेट पेपर पे लगेंगे, जो चिपकाया जाएगा मशीन पे, ईवीएम पे, और सॉरी, जो बैलेटिंग यूनिट होगी उस पे वो चिपकाए जाएंगे। नोटा जैसे पिछली बार था, नोटा रहेगा, और नोटा फिक्सड इलेक्टोरल कैंडिडेट रहेगा, और अगर किसी इलेक्शन में नोटा को सबसे अधिक वोट आती हैं सभी कैंडिडेट से, तो फिर वो चुनाव जो है वो फ्रेश इलेक्शन होगा वहां पर। वोटर लिस्ट जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों से बताता रहा हूं कि सभी की जो फाइनल इलेक्टोरल जो लिस्ट है, जो असेंबली वाइज हमें प्राप्त हुई थी, जो 22/1/2024 को अपडेटेड थी, और उसके बाद 12/9/2024 तक जो स्टेट के असेंबली इलेक्शन हुए थे उसमें अपडेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कर दिए थे, वो हमें उपलब्ध करवाई गई थी। उसी को आगे हमने वार्ड वाइज जो है जिस भी कमेटी या काउंसिल या कॉरपोरेशन है उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया है। उसके लिए एक बाकायदा महीने भर से ऊपर की प्रक्रिया चली है, जिसमें जो प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी है उन्होंने ऑब्जेक्शंस वगैरह सुन के उसका निपटान किया। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर जो अपीलेट अथॉरिटी है उन्होंने अपील सुनी है। उसके बाद अगर फिर भी कोई कैंडिडेट रह जाता जिसका नाम विधानसभा की सूची में है और वार्ड की सूची में नहीं आया है, तो रिटर्निंग ऑफिसर को वो फॉर्म ए भर के दे सकता है, और उसका वेरिफिकेशन के बाद उसकी वोट बनाई जा सकेगी लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन तक। यथावत पहले की तरह इलेक्शन ऑब्जर्वर्स भी हम इसमें सीनियर आईएएस और आईएएस ऑफिसर्स को इलेक्शन ऑब्जर्वर्स लगाएंगे। एक्सपेंडिचर के लिए डीईटीसीज को हम लगाएंगे, और पुलिस ऑब्जर्वर्स भी रहेंगे, अपार्ट फ्रॉम जो रेगुलर डिस्ट्रिक्ट पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो अपना काम करेंगे ही। वोटर अवेयरनेस के लिए हम समय समय पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एडवर्टीजमेंट जारी करेंगे, और मेरी आप सब के माध्यम से भी आज भी अपील है सभी मतदाताओं से, इन सभी संस्थाओं के, कि वो भारी संख्या में अपने मत का प्रयोग करें ताकि वो अपने मनपसंद का कैंडिडेट चुन सके जो उनके विकास कार्यों में रुचि ले, और हम इस तरह से ग्रास रूट डेमोक्रेसी को मजबूत बनाएं। तो मोटे तौर पर जो विशेष बिंदु थे, मुख्य बिंदु थे, वो सब मैंने कवर कर लिए हैं। अब किसी साथी की कोई और अगर जिज्ञासा हो या कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। कर्मचारियों के लिए वोटिंग का वो बैलेट पेपर पड़ेगा, पोस्टल बैलेट? नहीं, इसमें वो व्यवस्था नहीं है। हैं जी? हाँ, जैसे मैंने बताया कि हमारे 4500 कुछ वो है पोलिंग बूथ्स, तो 9000 के करीब हमारी रिक्वायरमेंट है, तो 1000 के करीब 10% से ज़्यादा हमारी रिजर्व ईवीएम्स रहेंगी। जो मोबाइल पार्टी होती है उस दिन, उसके सभी जीप में एक एक दो दो हम रख देते हैं कि कहीं पे भी अगर कोई गड़बड़ी हो, कुछ हो, तो आधे घंटे में वो रिप्लेस हो जाए। ये वी लीव इट टू द एसपी कंसर्न, तो उसमें सफिशिएंट रहेगा उसमें। और जहाँ पे मैंने बताया कि कहीं पे सेंसिटिव या हाइपर सेंसिटिव पोलिंग बूथ्स की अभी लिस्ट आनी है डिप्टी कमिश्नर से, वहाँ पे एक्स्ट्रा की व्यवस्था होगी। उसके अलावा मोबाइल पेट्रोलिंग पुलिस पार्टीज भी रहेंगी, और कुछ इंटेलिजेंस बेस पे जो पहले से कुछ आपराधिक किस्म के जो प्रवृत्ति के लोग हैं उनके खिलाफ पहले से कार्रवाई होगी, और आर्म्स एक्ट वगैरह में भी जो कार्रवाई बनती है वो रहेगी। आर्म्स भी जमा वगैरह होंगे सर यहाँ पे? आर्म्स वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पे हम छोड़ते हैं कि अगर वो समझते हैं कि भी किसी प्रकार का अंदेशा हो सकता है तो वो कार्रवाई ला सकते हैं। दे आर फ्री टू डू ऑल नॉर्मल जो भी उनका सीजर का है और इस तरह की एक्टिविटीज है। एफिडेविट अपलोड करेंगे जैसे यूजुअली होती है।
एफिडेविट रिटर्निंग ऑफिसर रिटर्निंग ऑफिसर नहीं, हमारी कमीशन की वेबसाइट पे या जिले की वेबसाइट पे? नॉमिनेशन फॉर्म के साथ ही सर जो रिटर्निंग ऑफिसर नो योर कैंडिडेट पोर्टल चलेगा। नो योर कैंडिडेट पोर्टल में होंगे, क्योंकि कैंडिडेट जो है अपने नॉमिनेशन के साथ भी लिस्ट देगा कि ये केसेस उनके खिलाफ पेंडिंग है या चल रहे हैं कोर्ट में। जी सर, रीपोलिंग के लिए क्या क्राइटेरिया रखा है कि आप रीपोल कराएंगे? नहीं, रीपोल एक बेसिकली एक प्रिकॉशनरी मेजर है। वैसे तो इसमें कई सारी चीजें होती हैं कि कहीं पे 2 घंटे से ज्यादा मान लो पोलिंग नहीं हो पाई, मशीन खराब थी, हंगामा हो गया, कोई और झगड़ा हो गया किसी वजह से, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की डायरी आती है, उसमें वो रिकमेंड करते हैं कि जी यहाँ पर जो है नॉर्मल रूप से मतदान नहीं हो पाया और ये न्यायोचित होगा कि यहाँ पर रीपोल कराया जाए। तो ही और फिर जो ऑब्जर्वर्स होंगे अगर वो भी कोई ऐसी चीज़ पाते हैं तो उनकी रिपोर्ट भी शाम तक हमारे पास आएगी, तो उसमें होगा। आमतौर पर जो आपने देखा होगा कि पिछले पंचायत चुनाव में भी कहीं भी हमें रीपोल की आवश्यकता नहीं पड़ी, और उससे पहले जून 2022 में भी हमने इलेक्शन करवाए थे, कहीं पे भी रीपोल की आवश्यकता नहीं हुई थी। तो कहीं से डिमांड आती है तो फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की डायरी, ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट और वो सारे हालात, बाकी मीडिया से भी पता लग जाता है। कहीं पे अगर कोई ज़्यादा हंगामा होता है तो डेफिनेटली आजकल लोग हमें वीडियो क्लिप भी बना के भेजते हैं और SMS व्हाट्सएप वगैरह भी करते हैं। हाँ, आप सब प्रिंट मेरे ख्याल से इसमें किट में है, अगर नहीं किसी को मिला तो अभी उपलब्ध करवा देते हैं, और आपसे अनुरोध है कि कृपया जलपान लेके जरूर जाएं। जी। तो हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है। 2 मार्च को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होगी, पानीपत को छोड़कर के। पानीपत में ये वोटिंग 9 मार्च को होगी, लेकिन बाकी जगहों पर 2 तारीख को वोटिंग होगी और 12 मार्च को परिणाम घोषित किए जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे 11 तारीख से, 11 से 17 तक नॉमिनेशन होगा, 18 को स्क्रूटनी, 19 को नामांकन वापसी, और उसी दिन सिंबल दिए जाएंगे। पोलिंग स्टेशन की लिस्ट भी सामने आ जाएगी और 2 मार्च को वोटिंग, और चुनाव के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। हरियाणा के शहरी निकाय चुनाव का ऐलान कर दिया गया।